नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां कोरोना आंकड़ों की अपडेट आपको दे दें। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में 6,725 नए केस मिले हैं, जबकि 13,950 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर यूपी का रिकवरी रेट हुआ है 91.8%। ये एक अच्छी खबर है। तो ये है कोरोना अपडेट, जहां पर आंकड़ों में एक बढ़ता हुआ एक साइन है जो दिखाता है कल 2,99,000 टेस्ट हुए थे कि एक तरफ टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रहा है। ये एक जो एग्रेसिव टेस्ट करने की और एक पूरे बृहद क्षेत्र में जो प्रदेश सरकार की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रणनीति अपनाई गई है कि उसमें इसका ये नतीजा है। मैं यहाँ ये जैसा अभी इन्होंने बताया कि हमारे केवल 32% जो है गाँव में संक्रमण का कुछ जो है उसका असर है, बाकी 68% गाँव में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है। मैं यहाँ एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि 31 मार्च से लेकर 18 मई तक मैं ये आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में, जिसके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार अभी से नहीं लगभग ये 1 अप्रैल से अग्रेसिवली जो है वो कर रही है, अभियान चलाई हुई। और 5 मई से तो विशेष सघन अभियान गाँव में चलाया गया है। ये एक आंकड़े के हिसाब से 31 मार्च से लेकर 18 मई तक जो है प्रदेश में कुल लगभग 1 करोड़ जो है 7,26,406 जो है वो कुल टेस्ट हुए थे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनमें से 70 लाख टेस्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के थे, केवल 36 लाख टेस्ट जो थे वो शहरी क्षेत्र के थे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहले से ही सोच रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको फैलने से रोका जाएगा और इसीलिए ये अभियान चल रहा था। और 5 मई से तो ये एक सघन अभियान चलाया गया है गांव-गांव में। और एक दिन में जैसे कल ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50,000 से अधिक लोगों को किट बांटे गए हैं। तो ये जो एक मेडिकल किट जो है, चाहे टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, अगर कुछ भी संक्रमण जैसे लक्षण है, संक्रमण के भी नहीं, संक्रमण जैसे भी लक्षण है, तो मेडिकल किट उनको निःशुल्क सरकार उपलब्ध करा रही है ताकि समय से उपचार हो। और उनमें से जिनमें संक्रमण के लक्षण हैं उनका आरआरटी के माध्यम से एंटीजन टेस्ट कराया जाता है और जहां भी आवश्यक है और वहां पे नेगेटिव आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाता है। और ये जो फिगर आपको दर्शा रहे हैं कि 31 मार्च से लेके 18 मई तक 70 लाख टेस्ट जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में हुए, मतलब 1 अप्रैल से लेके 18 मई तक जितने कुल टेस्ट हुए उसका 65% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का था। ये जो पूरी एक रणनीति है जिसमें कि एग्रेसिवली घर घर जाकर जांच हो रही है, और ये हमारा घर घर का अभियान लगभग साल भर से चल रहा था और इसमें लगभग 17 करोड़ लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी, स्वास्थ्य विभाग के लोग पहुंच के उनका हालचाल जाना है। जहां पर भी लक्षण मिले हैं उनका तुरंत मेडिकल किट भी मिली है और उनका टेस्ट भी कराया गया है। इसके साथ साथ जो टीकाकरण का अभियान है, टीकाकरण का अभियान प्रदेश में बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। लगभग 45 साल से अधिक और 18 वर्ष से अधिक वालों में कुल मिलाकर लगभग 1,56,00,000 डोजेज जो हैं वो एडमिनिस्टर्ड हुए हैं। और इसी तरह से 18 से 44 साल में लगभग 7,46,000 लोगों को ये वैक्सीन की डोज दी गई है, टीकाकरण किया गया है। सबसे अनुरोध किया गया है। यहाँ एक विशेष मैं बताना चाहूँगा, विशेष अभियान में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को, निःशक्त को और जो दिव्यांगजन हैं, श्रमिक हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर है वो जो कि गांव-गांव में है, लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो संचालित है। इन कॉमन सर्विस सेंटर में भी टीकाकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा गांव वासियों को दी गई है ताकि उन्हें
जो है वो अगर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने में। ये पूरी प्रक्रिया एक उस रणनीति का, उस अभियान का हिस्सा है जिसमें कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। हमारे प्रदेश में, जैसा आप जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पंचायत चुनाव कराए गए थे। उन पंचायत चुनाव में जो है वो ये कुछ संगठनों द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनमें जो है वो कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रकरण का पूरा परीक्षण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और ये पाया कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसके निगरानी में, जिसकी देखरेख में, जिसके निर्देशों के क्रम में जो है ये चुनाव होते हैं, उनके ही द्वारा ये सत्यापन किया जाता है कि किस कर्मचारी की मृत्यु उनकी जो गाइडलाइन है उनमें कवर होगी, आच्छादित होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुख्य सचिव और जो एसीएस पंचायती राज है उनको निर्देशित किया है कि वो इस प्रकार आज चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे वार्ता कर लें, उनके साथ सलाह करके उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें, क्योंकि जब ये गाइडलाइन बनी थी तब कोरोना की बीमारी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रयास होना चाहिए और सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी राजकीय कर्मचारी है, यदि उसकी ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना, जैसे भी जिस प्रकार में थे, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे उनको रेगुलर नौकरी देना, जो रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र थे उनको उसी श्रेणी में उनके आश्रितों को नौकरी देना, ये सरकार की कमिटमेंट है। और जो भी सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों, गाइडलाइंस के क्रम में जो भी जितने हमारे जो कर्मचारी आएंगे उनको अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें चीफ सेक्रेटरी, हमारे मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज दोनों को निर्देशित किया गया और उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग से आज एक बैठक भी कर ली है, एक वार्ता भी कर लिया और शीघ्र ही इस संबंध में जो है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है वो प्राप्त होने पर ये प्रयास किया जाएगा कि इसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। प्रदेश सरकार जो कोरोना की तरफ की लड़ाई लड़ रही है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रत्येक जो हमारा कोरोना योद्धा है उनके साथ सरकार खड़ी है और जिस उत्साह से कोरोना योद्धा हमारे लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, रोजगार सेवक हो, किसी भी प्रकार के हमारे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, सभी हमारे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार के इस अभियान में जुड़े हुए हैं, टीकाकरण के अभियान में, निगरानी समिति के साथ साथ गांव-गांव जाने के अभियान में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी को उत्साहवर्धन करते हुए ये कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हीं का एक सम्मिश्रित प्रयास है कि आज प्रदेश में कोरोना की जो महामारी है वो उसमें संक्रमण की दर घट रही है। जैसे मैंने पहले बताया, पॉजिटिविटी की दर जो है वो 2.4% रह गई है और ये कभी 19% थी और मामले जो हैं वो जो हमारा पीक था उससे लगभग 31,000 प्रतिदिन मामले आने कम हो गए हैं। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो रणनीति है उसका परिणाम है। ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश में समुचित कराई जा रही है और लगभग 3,600 लोगों को घर में जो है होम आइसोलेशन में रहने वालों को ऑक्सीजन दी गई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को से लगातार दूरभाष से संपर्क कर उन्हें टेलीकंसल्टेशन देने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि विभिन्न स्तरों पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश में ब्लैक फंगस नाम की जो इसका पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसके बारे में भी आज समीक्षा की और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि समुचित इसका उपचार होना चाहिए और इस संबंध में जो विशेषज्ञ समिति प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है उस विशेषज्ञ समिति को ने पूर्व में ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है और उन्हें ये भी निर्देशित किया है कि जिन मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा मरीज हैं वहां पर वर्चुअल आईसीयू का प्रोविजन कराकर जो यहाँ के जो तो ये थी कोरोना अपडेट। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से खबर मिल रही है जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम।
सभी 75 जिलों के डीएम, एसपी, सीएमओ के साथ ये बैठक होनी है। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तमाम अधिकारी जुड़ेंगे। तो 75 जिलों के डीएम, एसपी और सीएमओ के साथ ये अहम बैठक होनी है। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये तमाम अधिकारी जुड़ेंगे। तो तमाम जिलों पर नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी के तहत और किस तरीके की जानकारी मिल रही है, हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का। अनुभव, ये बताइए कि अगर तमाम महकमे के लोग जुड़ रहे हैं, बेहद अहम होगी ये मीटिंग, क्या क्या मिनट होंगे इस मीटिंग के? देखिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के सभी जो 75 जिले हैं वहाँ के डीएम जुड़ेंगे, एसपी जुड़ेंगे, आईजी जो हैं वो भी जुड़ेंगे, सीएमओ भी जुड़ेंगे और स्वास्थ्य विभाग के जो और अफसर हैं वो भी जुड़ेंगे। कोविड का संक्रमण अब कम हो रहा है यूपी में, कैसे इसे बरकरार रखा जाए, कैसे लगातार केसेस कम रहे हैं और क्या रणनीति आगे रहेगी, क्योंकि अभी देखिए 24 तारीख तक ये आंशिक कर्फ्यू है। उसके बाद अब सरकार 1-2 दिन में डिसाइड करेगी आगे क्या करना है, कर्फ्यू को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ऐसे में अधिकारियों के साथ इस बैठक का एक मकसद ये भी हो सकता है कि अगर आंशिक लॉकडाउन में मान लीजिए कुछ ढील दी जाती है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे शहरों में जो भीड़ आएगी उसको रोका जाएगा, किस तरह की व्यवस्था है, और साथ ही साथ पुलिस के भी अफसर मौजूद रहेंगे कि किस तरह के और इंतजाम किए जाएँ। कुछ जगहों की ऐसी तस्वीरें आई जहाँ पर आंशिक कर्फ्यू का कोई असर दिख नहीं रहा, भीड़ दिख रही है, तो ऐसे में कहीं केसेस फिर से ना बढ़ने लगे, इसको लेकर भी सरकार चिंतित है और इस बैठक में इसको लेकर निर्देश आ सकते हैं। दूसरा, सीएमओ भी मौजूद रहेंगे। अब अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं उन्होंने बढ़ाई है, कैसे बेड बढ़ाए हैं, कैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था वहाँ है, क्या जो और दवाइयाँ थी जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पहले, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। अब ब्लैक फंगस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस से किस तरह से असर पड़ रहा है अलग अलग जिलों में, उन्हें कितनी दवाओं की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उसका भी कोटा अब सरकार की तरफ से ही अलॉट किया जाएगा अस्पतालों में, तो उस पर भी चर्चा होगी। और जो थर्ड वेव की बात हो रही है कि वो बच्चों को प्रभावित कर सकता है, तो उसके लिए टीकू जो बनाए जा रहे हैं, पीडियाट्रिक आईसीयू जो बनाए जा रहे हैं अलग अलग जो ज़िलों में, चाहे वो हम कहें कि वहाँ पर जिला चिकित्सालय हैं या फिर जो वहाँ पर और जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर तो 100 बेड के लिए कहा है, जिला अस्पतालों में 20-25 बेड बनाने के लिए कहा है। इन सारी चीज़ों पर ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल पिछले 1 महीने की जो सरकार की कवायद रही, जिस तरीके से संक्रमण की दर घटी है और आगे जो बात कही जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है, उसको लेकर किस तरीके से काम करना है अधिकारियों को, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि आप देखिए, आज खुद जो है प्राइम मिनिस्टर ने बात की तो उसमें यूपी के डीएम भी शामिल थे जी। कई जिलों के जो डीएम थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की और कई सारी बातें कही हैं। तो वो भी एक चीज़ है कि उन जिलों का जो मॉडल है जहां पर मामले कम हुए हैं, उन मॉडल्स को दूसरे जिलों में भी अपनाया जाए। ये सारे मुद्दे हैं। यहाँ से एक और अहम जिम्मेदारी शुरू होती है कि कहीं ये आंकड़े लोगों को लापरवाह ना कर दें, कहीं इन आंकड़ों की वजह से राहत की सांस लेके जो तमाम गाइडलाइन है उसे ताक पर रखना ना शुरू कर दें। तो इन तमाम चीजों के लिए एक और बेहतर तैयारी होनी चाहिए। देखते हैं और क्या कुछ निकल के आता है 6:30 बजे इस वर्चुअल मीटिंग से। बहरहाल अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कानपुर की बात करें, हैलट अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों और मृतकों के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि 73 साल की कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत के बाद अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन हैलट अस्पताल मंगलवार को 2-2 बार मैसेज के जरिए उनकी सेहत की जानकारी परिजनों को देता रहा। इस बड़ी लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो शख्स नहीं है, जीवित ही नहीं है, उनके लिए 2-2 बार कॉल आ रही है, यानी सही डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। लेकिन भैया भविष्य में ऐसे। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश से लेते हैं। रतीश, ये तो एक मामला है जो प्रकाश में आया है, क्या इस तरह के और मामले भी हैं जिनकी शिकायत या फिर लापरवाही की खबर सामने आई हो? बिल्कुल, देखिए, लगातार हैलट अस्पताल हो या कानपुर के अन्य अस्पताल हो, कुल 25 अस्पताल हैं कानपुर में इस वक्त जो कोविड का इलाज कर रहे हैं। रोजाना ही लगातार लापरवाही की खबरें निकल करके आती हैं, लेकिन हैलट कानपुर का सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे ज्यादा बेड भी यहीं पर हैं। इस तरीके का जब मामला सामने आता है तो साफ तौर पर यह निकल के आता है कि सरकारी सिस्टम भी लाचार हो चुका है
और 2 दिन बाद मृतका के परिजनों को 2 दिन बाद मैसेज करके ये कंफर्म किया जाता है कि उनका जो परिजन जो भर्ती है, कोरोना संक्रमित है, वो उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। और उसके बाद शाम को एक और मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि उनकी हालत और ठीक नहीं है। 2 मैसेज लगातार किए जाते हैं और मौत 2 दिन पहले हो चुकी होती है। हालांकि जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उनकी अपनी दलील है कि शिफ्ट चेंज हुई थी, 15-15 दिन की डॉक्टर की शिफ्ट लगाई जाती है और इसी गफलत में मृतक के परिजनों को मैसेज पहुंचा है, एक कॉमन मैसेज डिलीवर किया जाता है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है। रतीश, इस गफलत में इलाज तो नहीं चल रहा, अगर प्रॉपर हैंडओवर नहीं हो रहा है एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट के बीच, तो कैसे मान लें कि जो पुराने शिफ्ट में मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो भी इसी गफलत में तो नहीं चल रही हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने कहा कि दवाई हो चाहे उपचार हो, सब राम भरोसे चल रहा है। सिस्टम की पोल लगातार एबीपी गंगा खोलता चला आ रहा है। हैलट अस्पताल बड़ा अस्पताल कहा जाता है और आसपास के कई जनपद के जो मरीज है वो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। कोविड का एक बड़ा सेंटर हैलट अस्पताल है और सीधी नजर यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय की भी। बिल्कुल रतीश, यहाँ पर विभाग के अध्यक्ष को ये जो जानकार हैं उनको देखना पड़ेगा कि अगर शिफ्ट का हैंडओवर इस तरीके से होता रहा तो इससे साफ तौर पे ये खुलकर सामने आता है कि लापरवाही भारी पड़ रही है और ये लापरवाही और किन किन विभागों में हो रही है उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कानपुर के हैलट अस्पताल से बड़ी लापरवाही की खबर हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन की बात कर ले। लॉकडाउन की वजह से आम शख्स कितना परेशान है, इसका असर जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता उबैदुर रहमान ने मुरादाबाद की सब्जी मंडी के दुकानदारों और खरीदारों से बात की। एबीपी गंगा से बातचीत करने पर दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से होटल्स, रेस्टोरेंट सब बंद हैं। 50% तक सब्जी की बिक्री में कमी है। ग्राहकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सब्जियां खरीद कर रसोई चला रहे हैं, काम चला रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं और ये मुरादाबाद की सब्जी मंडी है जहां पर हर रोज़ लोग जो हैं अपने खाने पीने के लिए सब्जियां खरीदने आते थे, लेकिन अब बाज़ार में बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो भी उदास बैठे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जो दुकानदार हैं इनसे बात करें कि आखिर कितना असर इनके कारोबार पर पड़ा है और जो ग्राहक हैं वो कितने आ रहे हैं। देख लीजिए आप, शहर में बिल्कुल सन्नाटा है और हमारे सब्जी बाजार में देख लीजिए बिल्कुल हम सब्जी वाले खाली बैठे हुए हैं, एक दूसरे से समझ लो। और सब्जी बाजार में सब्जी तो बहुत सस्ती है, आप ये समझ लीजिए 10-20 रुपये किलो सब्जी बिक रही है, समझ लो हमें क्या बचेगा, क्या किसान को बचेगा। हम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि ज्वेलर्स थे। ये बताइए कि आप लोग सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, लॉकडाउन में कैसे खर्चा पानी चल रहा है, क्योंकि काम धाम तो सब बंद है। सब कहाँ चल रहा है खर्चा पानी का, अब बस मजबूरी है, जो ऐसे भी चल रहा है, कर ही रहे हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जो ग्राहक हैं वो बहुत कम आ रहे हैं और जो ग्राहक हैं, जो मेहनत मजदूर लोग हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि अब कारोबार नहीं हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो मध्य वर्गीय लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं उनको इस लॉकडाउन में ज़्यादा परेशानी हो रही है। वहीं जो ज्वेलर्स या अच्छे कारोबारी लोग हैं उनका कहना है कि क्योंकि बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था और इसके नतीजे जो हैं वो अच्छे आए हैं। उनको उम्मीद है कि कुछ दिनों अगर लॉकडाउन और जारी रहा तो ये जो कोरोना का संक्रमण है इस पर रोक लग जाएगी और एक बार फिर जो है लॉकडाउन खुल जाएगा तो लोगों की ज़िंदगी पिछले तरीके से आम दिनों की तरह चलना शुरू हो जाएगी। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं हरदोई की। दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। मामला बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रताप नगर चौराहे का है। लॉकडाउन के बीच दुकानदार चोरी छिपे मिठाई बेच रहे थे। इसी बीच ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये मारपीट हो गई। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर मारपीट हुई। अब ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीएम मोदी ने राज्यों के डीएम से संवाद किया। 4 जिलों के
यूपी के डीएम भी इस संवाद में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सभी अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता, हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम आप कर रहे हैं, उन्हें और अधिक ताकत और अधिक पैमाने पर करते ही रहना होगा। हमें एक बात सिखाई है, महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कोरोना से मौत हुए लोगों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की मांग कही है। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है कि कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो चुकी है या ऐसे परिजन जिनके आय से घर का खर्च चलता था, ऐसे लोगों की मौत के बाद उनके बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दी जाए। सोनिया गांधी ने इस खत में यह भी लिखा कि जिन बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है, उनका इस मुश्किल वक्त में ख्याल रखा जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।